मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय डेडवाना। और आज हम पढ़ेंगे बैंक खातों के प्रकार एवं उनका परिचालन, जो बीकॉम पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड है। सामान्यतः हम जानते हैं कि बैंक में 3 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता। वैसे तो आज के युग में देखा जाए तो अनेक प्रकार के खाते हैं, पर हम जिन खातों का अध्ययन करेंगे वो 3 ही प्रकार के खाते अध्ययन करेंगे आज हम। बैंक में खाता खोलने की सामान्य प्रक्रिया। बैंक में खाता खोलने की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत खाता खोलने से आशय यह है बैंक व ग्राहक के मध्य संबंध स्थापित होना। इससे बैंक पर दायित्व आता है, इसलिए बैंक किसी का भी खाता खोलने से पहले अपने द्वारा पूर्व में निर्धारित की गई सभी सामान्य प्रक्रिया को अपनाता है, जिससे भविष्य में आने वाली कानूनी बाधाओं से बचा जा सके। क्योंकि हम भी जानते हैं जब किसी व्यक्ति का दायित्व हम पर आ जाता है तो हम उसके बारे में बहुत खोजबीन करते हैं, बहुत सी जानकारी लेते हैं उसके बारे में। वैसे ही बैंक भी खाता खोलने से पहले ग्राहक के बारे में सभी जानकारियाँ लेता है। क्या क्या जानकारी लेता है वो? सबसे पहले योग्य व्यक्ति। वह ये देखता है कि कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खोलने का अधिकारी तो है, परंतु वह योग्य होना चाहिए, अनुबंध करने के योग्य होना चाहिए, और उस व्यक्ति को समझ होनी चाहिए, वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, और किसी भी कानून के अंतर्गत उसे अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया हुआ हो तो वह खाता खोलने के योग्य व्यक्ति होगा। फिर है आवेदन पत्र। बैंक में जो व्यक्ति खाता खोलता है उसे बैंक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में अपनी समस्त जानकारियां लिखकर बैंक को देनी होती है, जिसके बाद में बैंक उस आवेदन पत्र की जांच करता है और खाता खोलने के बारे में विचार करता है। खाता खोलने के लिए फार्म आप सब लोगों ने देखा होगा। आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो खाता खुलवाते हैं, एडमिशन के समय भी आप पासबुक की कॉपी लगाते हैं अपनी। तो खाता खोलने की एक सामान्य प्रक्रिया है कि इसके अंतर्गत आपको एक आवेदन पत्र भर के देना होता है, जिसमें आपका नाम होता है। अगर आप नाबालिग है तो नामित व्यक्ति का विवरण दिया जाता है, कौन आपका कस्टडी रहेगा, गार्जियन आपका कौन रहेगा, आपके हस्ताक्षर होते हैं उसके अंतर्गत, और परिचयदाता होते हैं 2 रेफरेंस के लिए, संदर्भ व्यक्तियों के हम साइन करवाते हैं जिनका उन बैंक में खाता होता है। और ये समस्त प्रक्रिया पूरी करके हम बैंक में उस आवेदन फार्म को जमा करवाते हैं। अगला है हमारा संदर्भ। खाता खोलते समय व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र में व्यक्ति का नाम संदर्भ में लिखे गए बैंक, हम पहले आपको बता चुके हैं कि उसका खाता बैंक में हो, ऐसे व्यक्ति का हम रेफरेंस लेते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम संदर्भ लेते हैं। यदि बैंक उस संदर्भित व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता है तो वह खाता खोलने से मना कर सकता है। कंपनी, रजिस्टर्ड फर्म आदि की स्थिति में खाता खुलाते समय संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। संदर्भ देने वाले व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह खाता खोलने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता हो और उसकी योग्यता और चरित्र पर उसका विश्वास हो। बैंक के लिए परिचय का महत्व, संदर्भ का महत्व क्या होता है? सबसे पहले कि यदि अधिविक्रय की स्थिति में बैंक को हानि होती है तो वह जिस व्यक्ति का संदर्भ दिया होता है उसको इस अधिविक्रय की राशि को चुकाने के लिए बाध्य कर सकता है। व्यक्ति द्वारा जाली चेक जारी करके जनता को धोखा देने से बचा जा सकता है। और
बिना समुचित परिचय के खाता खोलने से यदि कोई असावधानी होती है तो उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो खाता खोलने से पहले संदर्भ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। और संदर्भ देने वाले व्यक्ति का भी दायित्व होता है कि जिसका परिचय बैंकर से वह करवाता है, उसे कानूनी और नैतिक दोनों तरह के दायित्व होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की रेफरेंस लेने से पहले उस व्यक्ति का भी उतना ही दायित्व है जितना कि खाता खुलवाने वाले व्यक्ति का। नमूने के हस्ताक्षर व आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करना। आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर बैंक द्वारा चाहे गए नमूने के हस्ताक्षर प्रस्तुत करने होते हैं। ये हस्ताक्षर बैंक के समकक्ष अधिकारी के सम्मुख ही करने होते हैं। इसके साथ ही अपनी संस्था के संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी लगाने होते हैं और ये सब चीज़ें बैंक के लिए रिकॉर्ड का काम करते हैं। फिर है खाता खोलना। जब ये सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है और बैंक उससे संतुष्ट हो जाता है तो खाता खोला जाता है। इसके लिए ग्राहक को कुछ राशि अपने खाते में जमा करवानी होती है और बैंक अधिकारी खाता खोलने के साथ ही पासबुक देता है और ग्राहक के मांगने पर चेक बुक देता है, जमा पर्ची पुस्तिका देता है। इसके पश्चात वह अपने खाते का आराम से संचालन कर सकता है, पैसा निकाल सकता है, पैसा जमा करवा सकता है, चेक काट सकता है, चेक भुना सकता है, सभी कार्य कर सकता है। फिर है खाते की संचालन की सामान्य प्रक्रिया। खातों के संचालन से तात्पर्य बैंक में अपने खाते में राशि जमा कराना या निकालना। ग्राहक के पास राशि है तो वह बैंक में जमा कराता है और राशि की आवश्यकता होने पर वह अपने खाते से वापस निकालता है। ग्राहक बैंक से अपने खाते के संबंध में जो भी लेन देन करता है उसके लिए उसे बैंक की छपी हुई पर्ची या प्रपत्र काम में लेना होता है और इस प्रपत्र के माध्यम से ही वह राशि जमा करवा सकता है और निकाल सकता है, जिसमें एक जमा पर्ची पुस्तिका होती है। ग्राहक अपने खाते में कैसा भी खाता हो, चालू खाता या बचत खाता में जब भी कोई राशि नगद, चेक या ड्राफ्ट में जमा कराता है तो उसे जमा पर्ची भरनी होती है और इस जमा पर्ची में दिनांक, खाता संख्या, पृष्ठ संख्या, नाम, राशि आदि के बारे में सारी जानकारी दी जाती है और ग्राहक को इसमें हस्ताक्षर करने होते हैं और इस प्रपत्र को बैंक के काउंटर पर देना होता है। यह जमा पर्ची पर्ण तथा प्रतिपर्ण दो भागों में बटी होती। आपने देखा होगा जब भी आप पैसा जमा कराने जाते हो तो जमा पर्ची एक डॉट 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 की उससे छेद से निकले हुए होते हैं जगह जगह से, जिसको फाड़ के आप अपने पास रख लेते हो। जमा पर्ची का फॉर्मेट भी आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी मैं। निकासी पत्र। ग्राहक अपने खाते में से राशि निकालने के लिए निकासी पत्र का उपयोग करता है। ये प्रपत्र प्रत्येक बैंक में काउंटर पर उपलब्ध होते हैं। इस पत्र का उपयोग ग्राहक स्वयं के द्वारा राशि निकालने पर ही किया जा सकता है। तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जब ग्राहक को खुद राशि निकालनी होती है तो वह विड्रॉल फॉर्म या निकासी प्रपत्र भर के जमा करवाता है। इसके बाद में है चेक बुक। बैंक अपने चालू खाते एवं बचत खाते दोनों प्रकार के ग्राहकों को चेक बुक की सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन चेक बुक की सुविधा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को एक निश्चित न्यूनतम राशि हमेशा अपने खाते में जमा रखनी होती है। बैंक अपने ग्राहकों को 10, 20 या 100, 50 या 100 चेक वाली चेक बुक जारी करता है। चेक बुक में चेकों के साथ एक मांग पर्ची भी होती है। ग्राहक इस पर्ची को भरकर नई चेक बुक जारी करने की मांग कर सकता है।
पासबुक। बैंक अपने ग्राहक को खाता खोलने के साथ ही एक छोटी सी पुस्तिका देता है जिसे पासबुक कहते हैं, जिसमें उस ग्राहक के खाते से संबंधित अधिकृत राशि के बारे में पूरा विवरण होता है। इसमें प्रत्येक व्यवहार की एंट्री की जाती है, लेखा किया जाता है। इससे ग्राहक को अगला भुगतान प्राप्त करने में सुविधा रहती है। पासबुक वास्तव में ग्राहक के खाते की एक प्रतिलिपि ही है जो ग्राहक के पास होती है तथा ग्राहक जिसे समय समय पर बैंक काउंटर पर प्रस्तुत कर प्रविष्टियाँ करवाता है। आजकल तो पासबुक एंट्री की मशीनें लगी होती हैं सभी बैंकों के अंदर, जिसमें हम अपने पासबुक डालते हैं और वहाँ से एंट्रीज होकर के बाहर निकल जाती हैं। तो ये पासबुक होना आवश्यक होता है। अब है कि जमा पर्ची का फार्म कैसा होता है। ये जमा पर्ची का फार्म है, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड की जमा पर्ची है ये। अब आप कहेंगे कि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का ऐसा, ये लगभग सभी में एक जैसा होता है। यद्यपि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का मर्ज कर दिया गया है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, लेकिन ये एक प्रपत्र है, लगभग सभी बैंकों में एक जैसा होता है, जिसमें संख्या होती है, डेट होती है, राशि लिखी जाती है। चेक है तो चेक का विवरण दिया जाता है। और ये जो लाइन बनी हुई है कट 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 वाली लाइन, इस पर्ची को आप फाड़ के अपने पास में रख लेते हैं और सेकंड वाली जो पॉइंट जो है अपना, वो बैंक में जमा हो जाता है, जिसमें आपके साइन होते हैं। और आजकल तो आप देखते हो कि बैंक उस साइन के साथ में पूरा एड्रेस भी मांगता है कि आप कहाँ के हो, फ़ोन नंबर मांगते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। दूसरा प्रारूप जो हमारा है वह अमाउंट निकालने के लिए है। विड्रॉल फॉर्म जो है वो है, इसमें भी खाता संख्या दिया जाता है, डेट डाली जाती है, रुपए डाले जाते हैं, खाता लिखा जाता है इसके अंदर और कितनी राशि है वो लिखी जाती है और लास्ट में अपने साइन करके काउंटर पे जमा कर दिया जाता है, जहाँ से आपको पैसा मिलता है। अब है खातों के प्रकार। बैंक में अनेक प्रकार के खाते खुलवाए जाते हैं, जिसमें पहला हम अध्ययन करेंगे सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता बैंक में खोला जाने वाला ऐसा खाता है जिसमें ग्राहकों को उनके द्वारा जमा कराई गई रकम का भुगतान एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर ही किया जाता है। सुरक्षा एवं आय यानी कि ब्याज की दृष्टि से यह खाता अन्य खातों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। इसमें वे ही व्यक्ति राशि जमा करा सकते हैं जो एकमुश्त राशि निर्धारण अवधि के लिए बैंक में रखने की क्षमता अथवा इच्छा रखते हों। जमा की अवधि, इस खाते में कम से कम 15 दिन और अधिकतम 10 वर्ष के लिए जमाई स्वीकार की जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश से या नाबालिग की स्थिति में अधिक अवधि के लिए भी जमाई स्वीकार की जाती है। यह अवधि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। जमा की रसीद, इस खाते में जमा कराई गई राशि की एक स्थायी जमा रसीद दी जाती है, जिसे एफडीआर या फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट कहते हैं, जिसमें दिनांक लिखी होती है, नाम, राशि, भुगतान की तिथि, कितनी ब्याज हैं, नॉमिनीज जो हमारे हैं उनका नाम लिखा जाता है। और यह एक प्रकार से नॉन ट्रांसफरेबल रिसिप्ट होती है, जिसका मतलब यह है कि इसे किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। बैंक समयावधि की समाप्ति पर इस रसीद के प्रस्तुत करने पर ही भुगतान करता है। रसीद कैसी होती है वो भी हम देखेंगे अभी। जमा की राशि, कोई भी व्यक्ति कम से कम 100 रुपये से लेकर अधिकतम कितने भी इसमें जमा करवा सकता है। ब्याज की दर, सावधि जमाओं पर ब्याज दर लगभग सभी बैंकों में एक समान ही रहती है। आरबीआई समय समय पर इसमें संशोधन करता रहता है। और इसके बाद में देय तिथि से पूर्व भुगतान। कई बार ऐसा होता है कि जमाकर्ता
बैंक से आग्रह करता है कोई विशेष परिस्थिति में वह उस अवधि से पहले ही उस राशि को लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास वह राशि जितनी अवधि तक रही उस अवधि पर ही ब्याज दर की गणना की जाती है और पेनल्टी के रूप में 1% ब्याज दर कम कर दिया जाता है। यानी कि जो उसको वास्तविक ब्याज दर मिलने वाली है उसे 1% कम करके ब्याज उसको मिलता है और उसको भुना दिया जाता है। यानी अगर वो 6% पे ब्याज दर उसको मिल रही थी, लेकिन समय पूर्व अगर वो लेता है तो 5% ब्याज पर ही उसको राशि मिलेगी। ब्याज का भुगतान। बैंक सामान्यतः ब्याज का भुगतान सावधि जमा खाते की अवधि समाप्ति के पश्चात पूर्व निर्धारित दर से ब्याज एवं मूलधन दोनों राशियों का भुगतान एक साथ करती है, लेकिन जमाकर्ता के आग्रह पर त्रैमासिक आधार पर ब्याज का भुगतान भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में बैंक जमाकर्ता को ब्याज के भुगतान की प्रविष्टि जमा रसीद के पृष्ठभाग पर करके देता है। ब्याज की राशि जमाकर्ता के आग्रह पर बचत खाते में भी स्थानांतरित की जा सकती है। सावधि जमा के विरुद्ध अग्रिम। बैंक सावधि जमाकर्ता को उसके आग्रह पर सावधि जमा की जमानत पर अग्रिम या ऋण भी दे सकती है। यह ऋण की राशि जमा पर एक्यूर्ड इंटरेस्ट उपार्जित ब्याज जोड़कर आने वाली राशि का लगभग 75% तक हो सकती है। ऋण देते समय बैंक जमाकर्ता की जमा रसीद पर भुगतान प्राप्त हुआ लिखकर हस्ताक्षर कराती है। बैंक जमाकर्ता से ऐसी ऋण राशि पर सावधि जमा पर निर्धारित ब्याज दर से 1% अधिक दर से ब्याज लेती है। जमाकर्ता ऐसे ऋण की राशि को किस्तों में वापस भी जमा करा सकता है। जमा न कराने की स्थिति में बैंक द्वारा सावधि अवधि की समाप्ति पर ऋण राशि व ब्याज का समायोजन करने के पश्चात शेष राशि जमाकर्ता को लौटाई जाती है। देखिए, यहाँ बैंक दोनों तरफ से अपना लाभ देखता है। अगर हम समय से पहले भुगतान लेते हैं तो हमें 1% कम पर दिया जाता है, लेकिन अगर हम सावधि जमा के विरुद्ध लोन लेते हैं बैंक से तो हमें 1% ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। जमा राशि का भुगतान। यदि वापस भुगतान की जाने वाली राशि में ब्याज के 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो भुगतान बैंक के द्वारा रेखांकित चेक द्वारा किया जाएगा अथवा ग्राहक के खाते में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। अहस्तांतरणीय, जैसे पहले बताया कि अहस्तांतरणीय है ये हमारी रसीद, जिसका आशय है इसे जमाकर्ता दूसरों के नाम पर हस्तांतरण करने का अधिकारी नहीं है। इसका भुगतान स्वामी ही बैंक से प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं। नवीनीकरण। जमाकर्ता सावधि जमा अवधि पूर्ण होने पर बैंक से इसे नवीनीकरण करने का अनुरोध करता है तो बैंक इस सावधि जमा रसीद का नवीनीकरण कर सकती हैं। नवीनीकरण हेतु भी जमा रसीद को बैंक में प्रस्तुत करने पर पुनः भुगतान प्रक्रिया पूरी होने पर ही नवीनीकरण किया जाता है। रसीद का खो जाना। यदि रसीद खो जाती है या चोरी चली जाती है तो बैंक जमाकर्ता से साधारण आवेदन पत्र या क्षतिपूर्ति बॉन्ड लेकर डुप्लीकेट रसीद जमाकर्ता को दे सकता है। यह भी मूल रसीद की भांति ही नॉन ट्रांसफरेबल होती है। कुर्की आदेश। न्यायालय सावधि जमा रसीद पर भी कुर्की आदेश दे सकता है जिसे बैंक को तुरंत पालन करना होता है। अभिहस्तांकन। जमाकर्ता चाहे तो बैंक को सूचना देकर सावधि जमा रसीद का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल तो है, लेकिन यदि बैंक को सूचना हो
बैंक को इसकी जानकारी दी है तो इसका भुगतान वह किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में भी करवा सकता है। और जमाकर्ता की प्रार्थना पर नाम में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन कमी नहीं की जा सकती। रसीद में जैसे हमने नाम ऐड करवाए हैं तो हम ऐड तो करवा सकते हैं, लेकिन उनको कम नहीं करवा सकते। जमा रसीद का दान वसीयतनामे में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा दान केवल दानी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी माना जाता है, उसके जीवन काल में नहीं। जमा रसीद को प्रतिभूति के रूप में बैंक के पास गारंटी के रूप में भी जमा करवाया जा सकता है। ये हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो होती है, उसकी प्रतिरूप है ये, जिसके अंदर परिपक्वता तिथि लिखी जाती है। परिपक्वता तिथि पर कितना मूल्य है, अभी कितना एडवांस है, हमारा नाम क्या है, हमारा सब जानकारी दी जाती है। पैसे दिए जाते हैं, कितना हमने अभी पैसा जमा करवाया और मेच्योरिटी डेट पे कितना पैसा जमा हमें मिलेगा, सब पूरा डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ होता है। अकाउंट संख्या आदि सब, ठीक है। चालू खाता बैंक द्वारा ग्राहकों के आग्रह पर ग्राहकों के नाम से खोला गया ऐसा खाता जिसमें किसी भी कार्य दिवस पर ग्राहक अनेक बार लेन देन कर सकता है। इसके अंतर्गत राशि का भुगतान ग्राहक के मांगने पर किया जाता है, इसलिए बैंक इस खाते में जमा राशि पर प्राय ब्याज का भुगतान नहीं करती है। यह खाता व्यापारिकों, औद्योगिक संस्थानों के लिए अधिक लाभकारी होता है। इस खाते की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें इसका उद्देश्य ग्राहक को नकद व्यवहारों की असुविधा और जोखिमों से बचाना होता है। बैंक कार्य दिवस में ग्राहक अनेक बार इसमें व्यवहार कर सकते हैं। व्यवहार की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ग्राहक की मांग के साथ ही इसमें राशि का भुगतान किया जाता है। इस खाते में ग्राहक को न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य होता है। यह ग्रामीण शाखाओं और शहरी शाखाओं में अलग अलग है और बैंक पर निर्भर करता है कि कितना न्यूनतम शेष उसमें रखना अनिवार्य होता है। इसमें इंसिडेंटल चार्जेज वसूलने का बैंक को अधिकार होता है। यदि कोई खर्चा होता है, कोई एक्सपेंसेस इसमें हो रहा है इस खाते के संचालन में, तो बैंक इस पर इस व्यय को वसूल करने का अधिकारी है। इस खाते पर कोई ब्याज दर नहीं होती, प्राइस में ब्याज नहीं मिलता है। बैंक ग्राहकों को तृतीय पक्षकारों के तथा प्रष्टांकित चेकों के भुगतान एवं संग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। चालू खाते पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी मिलती है, परंतु ये ध्यान देना है कि चालू खाता जो है अवयस्क व्यक्ति के नाम पर नहीं खोला जा सकता। बैंक ऐसे खाताधारी को बिलों के संग्रहण, पेंशन भुगतान, धन हस्तांतरण की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए वह चाहे तो कुछ न्यूनतम शुल्क ले सकता है अथवा बिना शुल्क के भी यह सुविधा दे सकता है। बैंक को चालू खाते में चेक आदि का भुगतान करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैंक काउंटर पर चेक प्राप्त करने के साथ ही उसे एक टोकन देना चाहिए। आप भी देखते हो कि जब हम चेक लेने जाते हैं तो हमें एक टोकन दे दिया जाता है, एक छल्ला दे दिया जाता है जिसमें हमारा नंबर लिखा होता है, और जब भी हमारा नंबर आने वाला होता है अनाउंसमेंट होती है बैंक में और हम उससे अपना कैश लेते हैं। और काउंटर पर लिपिक को चेक की तारीख, राशि, हस्ताक्षर आदि के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। हर चीज़ को देखना चाहिए, कहीं कोई चूक उससे नहीं होनी चाहिए। चेक पर लिखी दिनांक को देखना चाहिए कि 6 माह पूर्व की अवधि का तो नहीं है कहीं, या उत्तल दिनांकित चेक तो नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक भी होते हैं और उनको हम आज ही भुगतान लेने चले जाएं तो वो भुगतान नहीं होगा, जब उसकी डेट होगी तभी वो उसका भुगतान होगा। और यह भी देखना है कि चेक कैसा है। आदेशित चेक
का भुगतान किसी खाते के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अकाउंट पे चेक अगर है तो उसका भुगतान चेक में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के खाते में ही होना चाहिए। और हमें इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि चेक किस प्रकार का है। वाहक चेक है तो भी उस पर विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। चेक का लेखा उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। खाते में तिथि और राशि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये बैंक को विशेष रूप से सावधानियां रखनी है जब चालू खाते से चेक का भुगतान किया जा रहा है। बचत खाता। अल्प एवं मध्यम वर्ग वाले व्यक्तियों के लिए यह खाता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति छोटी छोटी राशि बचत में एकत्रित करता है और खाते में जमा कराता है और आवश्यकता होने पर उसे निकाल सकता है। खाता कौन खोल सकता है? यह खाता कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, क्लब, कंपनी, सहकारी समिति खोल सकती है। यह खाता व्यक्तिगत या सामूहिक नामों से भी खोला जा सकता है। प्रारंभिक जमा होती है जब व्यक्ति बैंक में बचत खाता खोलना चाहता है तो उसमें एक निश्चित राशि जमा करवानी होती है और इस खाते में अगर न्यूनतम शेष से कम राशि है तो पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। तो यानी इसमें न्यूनतम शेष तो रखना ही रखना होता है। धन निकालने पर प्रतिबंध। खाता धारक अपनी आवश्यकता अनुसार राशि में से शेष निकाल सकता है, परंतु एक वर्ष में अधिकतम 150 बार। कुछ बैंकों ने इसकी संख्या 6 माह में अधिकतम 50 बार कर रखी कि इतनी बार उसमें खाता में से राशि निकाली जा सकती है। ग्राहक द्वारा अधिक बार राशि निकालने पर बैंक को चार्ज देना पड़ता है। आजकल तो आप देखते हो कि एटीएम आ गए हैं सबके पास में, तो एटीएम्स के माध्यम से भी अगर हम राशि निकालते हैं तो उसमें भी फिक्स्ड राशि है कि एक दिन में आप 40,000 निकाल सकते हो। एक एक महीने में आप 5 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मेट्रो अगर है तो वहाँ 3 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये हर बैंक के लिए अलग अलग सुविधाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देता है, पर सामान्यतः ये सभी के पास होती हैं। चेक की सुविधा। बैंक अपने बचत बैंक खाताधारी को उनके आग्रह पर चेक की सुविधा प्रदान करता है। ब्याज दर एवं ब्याज दर का भुगतान। बैंक अपने प्रावधानों के अनुसार निश्चित ब्याज दर पर मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान करता रहता है और यह ब्याज दर भी समय समय पर बदलती रहती है। बैंक इस खाते पर वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च 2 बार ब्याज देता है और ये आपको ध्यान में रखना है कि चाहे तो आप ब्याज दर का मासिक समय पे एंट्री करवाएं, लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना है कि बैंक जो एंट्री करता है वो वर्ष में 2 बार ही करता है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। ग्राहक के स्थायी अनुदेश। बचत बैंक खाताधारकों के स्थायी आदेशों का पालन बैंक करता है, जिसमें किराया चुकाना, बिल का भुगतान करना, LIC की किस्त का भुगतान करना, कोई फीस अगर चुकानी है तो उसका भुगतान करना। ये सुविधाएं उसको मिलती है बैंक से, ग्राहक को ये सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये सेवाएं लेने के लिए उसे कुछ शुल्क देना पड़ता है, यानी कुछ राशि उसे चुकानी पड़ती है, कुछ चार्जेज उनको देने पड़ते हैं और कुछ बैंक ये सुविधाएं बिना किसी चार्ज के उपलब्ध करवाते हैं। आवर्ती जमा खाता। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते को संचयी जमा खाता भी कहा जाता है। यह खाता उन जमाकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो छोटी छोटी लगातार बचत के माध्यम से एकमुश्त राशि जमा करवाना चाहते हैं। इस खाते के अंतर्गत ग्राहक को प्रत्येक माह एक सावधि जमा राशि 5 रुपये के गुणांक में खाते में जमा करानी होती है। यह राशि सावधि अवधि के पश्चात ब्याज सहित ग्राहक को भुगतान करनी होती है और ग्राहक प्रत्येक माह की किस्त की राशि उस माह के अंतिम दिवस को जमा करा सकता है। यानी कुछ राशि वो जमा करता रहता है महीने में और प्रत्येक माह के अंत में उसे
यह राशि जमा करवानी होती है उस खाते के अंदर। यदि किसी ग्राहक किसी माह की किश्त चुकाने में असफल रहता है तो उसे पेनल्टी का भुगतान करना होता है। आवर्ती जमा खाता की परिपक्वता तिथि अंतिम किश्त के भुगतान के बाद अथवा पूर्व निर्धारित देय तिथि दोनों में से जो बाद में हो को मानी जाती है। यदि खाताधारी किन्हीं कारणों से अपना आवर्ती जमा खाता बंद करना चाहता है तो उसे बैंक में इस बारे में जानकारी देनी होगी। बैंक उसे खाते में जमा राशि पर ब्याज तभी देगा जबकि उस खाते में कम से कम 3 माह राशि जमा हुई हो। 1 वर्ष में से अधिक अवधि तक जमा राशि होने पर उस अवधि के लिए निर्धारित दर से 1% कम पर ब्याज दिया जाएगा। विशेष प्रकार के खाते। अब विशेष प्रकार के खाते आप देखते हो कि अनेक प्रकार के खाते खोले जा रहे हैं, पर फिर भी एक शॉर्ट रूप के अंदर हम आपको कुछ खातों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे आजकल तो होम लोन अकाउंट भी खुलने लग गया है। वाहन लेते हैं तो उनके ऊपर भी अकाउंट खुलने लग गया है, लेकिन फिर भी इन खातों के बारे में हम जानकारी लेंगे। आधुनिक व्यवस्था में ग्राहकों को अधिक जमाएं आकर्षित करने के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के खाते योजना चलाता है, जिसमें सुगम जमा योजना। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये अथवा अधिक की जमाएं 1,000 के गुणांक में स्वीकार की जाती है, जो यूनिटों के रूप में रखी जाती है। इस योजना में जमाकर्ता को कई दोहरे लाभ है, जहां एक और जमा राशि में से आवश्यकता अनुसार राशि अवधि के पूर्व ही निकाली जा सकती है तथा शेष राशि पर ब्याज मिलता रहता है। इससे संपूर्ण राशि पर ब्याज का नुकसान नहीं होता है। इसमें स्टॉक इन्वेस्ट जारी करने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। निधि संचय योजना। इस जमा योजना के अंतर्गत प्राय 46 दिन की अवधि के लिए आकर्षक ब्याज दर पर असीमित अवधि तक जमाएं रखने की सुविधा है। इस योजना की यह विशेषता है कि इसके अंतर्गत जमाएं 46 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद स्वतः नवीनीकृत हो जाती है, यानी रिन्यू अपने आप हो जाती है। ये अल्पकालीन जमाओं में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह आकर्षक एवं लाभदायक योजना है। सुविधा बचत योजना। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से देहाती और कस्बाई क्षेत्रों के व्यक्तियों को बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए यह खोला गया है। इसमें 10 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक की राशि मासिक किस्तों में 1 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए जमा करवाई जाती है। यहाँ देरी से जमा किस्तों पर कोई दंड नहीं देना होता। आवर्ती जमा खाते में तो हम देखते हैं कि अगर देरी हो जाती है तो वहाँ दंड दिया जाता है, पेनल्टी दी जाती है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार के दंड की कोई व्यवस्था नहीं है और देरी से जमा राशि पर दंड भी नहीं है। और साथ ही साथ जमाकर्ता को कुल जमा राशि और उपार्जित ब्याज की 90% राशि पर ऋण की सुविधा भी मिल सकती है। नगद प्रमाण पत्र योजना। यह देश के लोगों की छोटे छोटे बचतों को निवेश करने की उत्तम योजना है। इसके अंतर्गत कोई भी बचतकर्ता आवश्यकता अनुसार राशि जमा करवाकर उस पर आकर्षक दर से ब्याज ले सकता है। पारसमणि योजना। यह भी छोटे छोटे बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी योजना है, जिसमें 100 रुपये या उसके गुणांक में मासिक किस्तों में एक निर्धारित अवधि तक जमा राशि होती है और उससे हमेशा मासिक रूप से आय प्राप्त होती रहती है। जनहितैषी जमा योजना। इसके अंतर्गत खाता खोलने से प्रारंभिक न्यूनतम राशि 1,000 रुपये और आगे 100 रुपये के गुणांक में कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए जमा करानी होती है। इस योजना में जमा राशि मासिक या त्रैमासिक ब्याज मिलता है। इससे नियमित मासिक खर्च, बच्चों की शिक्षा, मकान किराया आदि चुकाने में सुविधा मिलती है। जनहितैषी के अंदर मासिक या त्रैमासिक ब्याज मिलता रहता है, जो हम चाहें तो निकाल सकते हैं उसको और अपने मासिक खर्चों की पूर्ति कर सकते हैं। सुखद भविष्य योजना। यह बहुत ही उपयोगी एवं भविष्य की सुरक्षा की आकर्षक योजना है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति के बाद सुव्यवस्थित और सुचारू जीवन यापन के लिए एकमुश्त आकर्षक राशि उपलब्ध कराती है।
यह बहुत ही लोकप्रिय योजना है। अरावली जमा योजना, इस योजना के अंतर्गत अल्प बचतकर्ता 100 रुपये या इसके गुणांक में राशि 1 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए जमा करवाते हैं और 7 वर्ष के में ही मूल राशि लगभग दुगुनी और 10 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण ब्याज की वृद्धि दर भी हमारे आरबीआई पे निर्भर करती है कि वह कितनी कितनी ब्याज दर निर्धारित करता है। यह भी बहुत उपयोगी है। इसके अंतर्गत भी एक निश्चित समय के बाद में हमारी राशि दुगुनी या तिगुनी के रूप में हमें मिलती है। विवाह एवं शिक्षा योजना, छोटे बचतकर्ताओं के लिए अपने बच्चों की शिक्षा और शादी का खर्च उठाने के लिए यह अनुपम योजना है और इसमें भी प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। सबसे बड़ी बात है पासबुक। क्या होती है ये पासबुक? पासबुक एक खाता खुलने पर ग्राहक को मिलने वाली पुस्तिका होती है। इसके प्रथम पृष्ठ पर ग्राहक का नाम, खाता संख्या, खाता बही, पृष्ठ संख्या, ग्राहक का एड्रेस, व्यवसाय आदि के बारे में लिखा जाता है। सबके पास में पासबुक होगी। अगर नहीं है तो अपने पापा या मम्मी की अकाउंट बुक आप खोल के पासबुक आप खोल के देख सकते हैं। सेम ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप सब बच्चों ने अपने अपने अकाउंट्स खुलवा रखें, तो पासबुक एक बार अवश्य देखिएगा और ये सब जानकारियाँ उसमें लिखी हुई होती हैं। पासबुक खाते को की प्रमाणित प्रतिलिपि होती है। ग्राहक के लिए रुपया जमा कराते समय इसको साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राशि निकालते समय पासबुक का साथ होना आवश्यक होता है। पासबुक को समय समय पर बैंक काउंटर पर दे करके हम इसमें प्रविष्टि करवाते हैं ताकि वह अप टू डेट रहे हमारे पास में। ग्राहक को पासबुक में कोई त्रुटि ज्ञात होती है या भूल चूक की जानकारी होती है तो वह सक्षम बैंक अधिकारी को इससे अवगत करवाकर उसमें सुधार करवा लेता है। पासबुक में अगर किसी प्रकार की अशुद्ध प्रविष्टियां होती हैं, यदि ग्राहक के पक्ष में हुई हैं, तो पासबुक में यदि कोई प्रविष्टि ऐसी गलत प्रविष्टि हुई है और ग्राहक की शुद्धता पे विश्वास करते हुए राशि निकाल लेता है, तो बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राहक के पक्ष में पासबुक में प्रविष्टि ग्राहक की राशि होने का प्रमाणिक या प्रारंभिक प्रमाण मानी जाती है। तो बैंक को इसके अंदर विशेष ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई ऐसा गलत एंट्री ना करे। और यदि हम बात करें कि बैंक के पक्ष में अशुद्ध प्रविष्टि हो जाती है, यदि बैंक द्वारा पासबुक में कम राशि जमा करने या अधिक राशि नाम लिखने की गलत प्रविष्टि हुई है, तो इसका आशय यह है कि अशुद्ध प्रविष्टि बैंक के पक्ष में की गई है। इस संबंध में भी ग्राहक का यह कर्तव्य है कि वह अशुद्ध प्रविष्टि की जानकारी होते ही बैंक को इसके बारे में बताए। यदि वह नहीं बताता है तो ग्राहक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा तथा इसका बैंक के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यद्यपि ग्राहक दोषी माना जाएगा, बैंक के हित प्रभावित नहीं होंगे। तो यह बहुत ही सावधानी रखनी है कि अपने खाते का शेष जो है वो स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी गलत एंट्री अगर होती है तो उसे तुरंत बैंक को बताना चाहिए। नामांकन की सुविधा, भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 के संशोधन के द्वारा बैंक ने अपने ग्राहकों को नामांकन की सुविधा दी है। ग्राहक जिस व्यक्ति को नामांकित करता है उसे खातेदार की मृत्यु पर उसके बैंक खाते की राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है। ग्राहक की मृत्यु की दशा में नामांकित व्यक्ति को राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, लेकिन उसे लाभदायक हित प्राप्त नहीं होता है। उत्तराधिकार कानून भी लागू होता है। उसके अनुसार मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी भी इसकी मांग कर सकता है। उसे केवल और केवल नामांकित व्यक्ति को धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन लाभदायक हित प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति खत्म हो गया है, मर गया है, तो उसके उत्तराधिकारी चाहे तो उसकी मांग कर सकता है। उस समय नामांकित के जो है वो लाभदायक अधिकार उसे नहीं मिलेगा। अब ये अपना
पूरा है। खातों के प्रकार और उसका परिचालन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसको आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। इसी के बारे में आज का असाइनमेंट होगा। कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं।